हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, किसी भी समाज में और खास तौर पे भारत जैसे एक देश में जहां पर बहुत सारे धर्म साथ में रहते हैं, बहुत सारी विचारधाराएं साथ में रहती हैं और हम जानते हैं कि राजनीतिक तौर पे भी भारत में बहुत सारी बहुत सारी विविध विचारधाराएं हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाए और क्या ना पढ़ाया जाए, यह अपने आप में हमेशा एक डिबेट का विषय रहा है। इस पे हमेशा वाद विवाद परिचर्चा होती रही है। तो अभी क्या हुआ है कि एनसीईआरटी ने अपनी 12वीं क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है राजनीतिक शास्त्र की, आपकी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं और उन परिवर्तनों को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। एक बार फिर से उनको लेकर चर्चा गर्म हो गई है और एक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं, चाहे वो ये वाली सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार हो, कि वो शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। यानी कि इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि भगवाकरण का तात्पर्य क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा कि जो आरोप है, इस आरोप का तात्पर्य क्या है, यह आपको बताने की कोशिश करूंगा। और इसमें तो अभी तो ये आरोप हमेशा से बीजेपी वाली सरकारों पर लगते रहे हैं। तो ऐसा ही एक नया आरोप सामने आया है क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में जो परिवर्तन किया है उसमें इस बार 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है, राजनीतिक विज्ञान की जो किताब है, उसमें बाबरी मस्जिद को लेकर काफी परिवर्तन किए गए हैं। जहां पर भी बाबरी मस्जिद का रेफरेंस था उसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो ये क्या परिवर्तन है इसके बारे में आपको बताऊंगा, विवाद क्या है यह आपको बताऊंगा और एक छोटी सी चर्चा, 2-3 मिनट की चर्चा हम करेंगे कि यार पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, इस पर एक आम सहमति कैसे बन सकती है, एक बार हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों के पहले आपको बता दूं कि भाई 20 तारीख, देखो भाई, प्रीलिम्स हो गया खत्म, है ना। तो अगर आपका प्री अच्छा हुआ, अगर आप लोगों ने 24 में दिया था तब की बात कर रहा हूं, प्री अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप आगे मेंस की तैयारी करो, 2 दिन का ब्रेक ले लो, फिर मेंस के लिए पढ़ाई करो। अगर प्री अच्छा नहीं हुआ और आपको आगे अटेम्प्ट देना है तो भाई फिर अब इस बार आपको यह सोचना पड़ेगा कि मैं क्या तैयारी बेहतर करूं। और अगर आप उसके लिए कोई बैच ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए आ रहा है 20 तारीख से हमारा सुबह 8 बजे वाला P2I बैच। ये भाई एजे लाइव कोड है, आपको पता ही है, एजे लाइव कोड आपको लगाना है। भूगोल से शुरू हो रहा है, ज्योग्राफी से शुरू होने वाला है, 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के क्वेश्चंस को आपको आपके डेली चेक किया जाएगा, आपके उत्तरों को आपको फीडबैक मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट अपनी चर्चा। तो भाई देखो, एनसीईआरटी ने क्या किया, अपनी नई किताबें जो हैं उनका एक, उसमें जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं उन परिवर्तनों के बारे में एक सूचना जारी करी और अभी किताबें अगले सप्ताह से मार्केट में आ जाएंगी। कुछ किताबें आनी शुरू भी हो गई हैं। तो 12th क्लास की, आपकी 12वीं क्लास की जो राजनीति विज्ञान की जो किताब है, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, उसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या किया गया था, जो पुरानी पाठ्य पुस्तक थी उसमें 1992 का जो पूरा, मतलब या फिर 1992 और उसके पहले का भी जो पूरा राम जन्मभूमि विवाद था उस पर काफी कुछ लिखा गया था। क्योंकि मतलब देखिए, इस बात को समझिए कि राम जन्मभूमि विवाद जो है, अगर आप लोग भारत की राजनीति को फॉलो करते आए हैं तो हम इस बात को मान सकते हैं कि भारत की राजनीति को सबसे ज्यादा, अगर मैं ऐसे 5 चीजों की लिस्ट बनाऊं जिन 5 मुद्दों ने सबसे ज्यादा भारत की राजनीति को आजादी के बाद से प्रभावित किया है, तो राम जन्मभूमि विवाद उनमें से एक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है इस समय जो सत्ता में है, उस पार्टी का भी जो प्राथमिक मूवमेंट था जिससे वो पार्टी बड़ी पार्टी बनी, वो वास्तविकता में राम जन्मभूमि विवाद ही था। ठीक है, तो भाई राम जन्मभूमि विवाद के बारे में बच्चों को जानना, खासतौर पे अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो तो बच्चों को जानना कि भाई ये क्या विवाद था, इसमें क्या पक्ष थे, क्या बातें कही गई थी, यह आवश्यक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हुआ क्या था कि अब तक की जो किताबें थी उसमें राम जन्मभूमि पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उसका नाम बाबरी मस्जिद लिखा हुआ था। ठीक है, बाबरी मस्जिद हर जगह लिखा हुआ था, जैसा कि उसका नाम था भी।
इसका भी इतिहास बताया गया था कि किस तरह से 16वीं सदी में बाबर का कोई एक सिपाही सलार था, मीर बाकी जो भी उसका नाम था। इसका इतिहास मेरे को उतना, इतिहास मेरा विषय नहीं है तो मैं इतिहास पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि भाई उसने बनवाया, और जो भी विवाद था पूरा लिखा हुआ था। नई किताब जो है उसमें बाबरी मस्जिद नाम का ही प्रयोग नहीं किया गया है। नई किताब में क्या लिखा गया है? नई किताब में लिखा गया है 3 गुंबद वाली संरचना। बाबरी मस्जिद को कहीं पर मस्जिद की तरह एड्रेस ही नहीं किया। नई किताब में इसको मस्जिद नाम से बुलाया ही नहीं गया है, इसको 3 गुंबद वाली संरचना के नाम से बुलाया गया है कि भगवान राम की जो जन्मभूमि थी वहां पर एक 3 गुंबद वाली संरचना थी। उसका नाम कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो यह एक बड़ा बदलाव है कि उस जगह पर जो मस्जिद थी, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक ने उसको मस्जिद की तरह पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक है, यह एक बड़ा इसमें इसको लेके परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा एनसीईआरटी की पुरानी पाठ्य पुस्तक जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा थी, अगर आप भारत की राजनीति के उस पीरियड से परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध, आप इसे प्रसिद्ध भी कह सकते हैं, इनफेमस भी कह सकते हैं, क्योंकि भारी हिंसा, सांप्रदायिक दंगे हुए थे इस रथ यात्रा के बाद। सोमनाथ से शुरू करके गुजरात में इन्होंने अयोध्या तक, राम जन्मभूमि तक की एक रथ यात्रा की थी, और इस रथ यात्रा से के जरिए वो राम जन्मभूमि आंदोलन से लोगों को जोड़ना चाहते थे। इस रथ यात्रा के बारे में पुरानी किताब में लिखा हुआ था, नई पुस्तक में इसका कोई जिक्र नहीं है। नई पुस्तक में रथ यात्रा का कोई जिक्र ही नहीं है। इसको आप 2 तरह से ले सकते हैं। एक तो चूंकि रथ यात्रा थोड़ी विवादास्पद थी, इसके बाद हिंसा हुई थी, इसके दौरान हिंसा हुई थी, इसलिए भी इसको हटाया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप इस पूरे मूवमेंट में लाल कृष्ण आडवाणी का रोल जो है उसको भी आप घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी महत्ता, इसलिए भी आप इसको हटा सकते हैं। ये आरोप लग रहे हैं, मैं आपको आरोप बता रहा हूं कि क्या आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा इस विवाद के आसपास जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जब खास तौर पे 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, तो उसके बाद जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उस सांप्रदायिक हिंसा का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। जैसे पुरानी वाली किताब में यह जिक्र था, यह लिखा गया था कि किस तरह से जब यहां पे बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद वहां पे भारी दंगे हुए, हिंसा हुई, और केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में उसको बर्खास्त कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को 1 दिन के लिए जेल भी भेजा, क्योंकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था कि मैं बाबरी मस्जिद को हानि नहीं पहुंचने दूंगा। उसके बावजूद भी मस्जिद गिर गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को अवमानना का दोषी पाया और 1 दिन की जेल की सजा भी सुनाई थी। तो इसकी जो अखबार की कटिंग भी पुरानी किताब में थी, पुरानी एनसीईआरटी की किताब में, लेकिन नई किताब में आप देखेंगे तो दंगे के बारे में नहीं है। कल्याण सिंह की सरकार जिस तरह से बर्खास्त की गई थी वो, और कल्याण सिंह की जो उनको जो जेल भेजा गया था 1 दिन के लिए, ये सारी चीजें भी नदारद हैं, ये सारी चीजें भी गायब कर दी गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ बड़े परिवर्तन हैं जो आप देख सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया में की गई है। ठीक है, ये सारे परिवर्तन जो है वो यहां पर की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव जो है आप देख सकते हैं इसमें किए गए हैं। नई किताब में ये बताया गया है, जो नई किताब का जो नैरेटिव है वो इस तरह का है कि इस क्षेत्र को लेकर विवाद था और उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पर ज्यादा फोकस किया है। नई पुस्तक में जो फोकस है वो न्यायिक प्रक्रिया पर है। उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया है कि भाई किस तरह से जहां पर मिले जुले समाज होते हैं, अलग अलग वर्ग साथ में रहते हैं, वहां पर विवाद होते हैं, और उन विवादों को निपटाने के लिए कई बार हम न्यायपालिका के पास जाते हैं, और न्यायपालिका किस तरह से एक तरह से निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के निर्णय का नई किताब में जिक्र है, जिसमें 5-0 के बहुमत से जजों ने मंदिर बनाने का आदेश दिया था। मंदिर बनाने का आदेश दिया, 2024 में उसका उद्घाटन हुआ, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। और लिखा गया है कि एक ऐसे समाज में जहां बहुत तरह के लोग रहते हैं, अक्सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है, विवादों का निपटारा जो होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो ये जो है एक प्रक्रिया इसमें डाली गई है, ये जो एक नैरेटिव है वो इस किताब में बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है भाई, तो अब ये सारी चीजें जो है यहां पर की गई हैं। अब इस किताब के आने के बाद से ही काफी विवाद शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि भाई राम जन्मभूमि विवाद में आप बच्चों के सामने एक ऐसा इतिहास प्रेजेंट कर रहे हैं जो साफ सुथरा है,
आप इतिहास को सैनिटाइज करके प्रेजेंट कर रहे हो, उपस्थित कर रहे हो, साफ करके उपस्थित कर रहे हो। इतिहास में जो हिंसा निहित है, इस पूरी प्रक्रिया में जो हिंसा निहित है, जो लोगों की जानें गई हैं, जो दंगे हुए हैं, उनके बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। तो कई सारे लोगों का यह मानना है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं कि अगर, और यह भी याद रखिए क्योंकि ये 12वीं क्लास की किताब है, तो 12वीं क्लास का बच्चा 17-18 साल का होता है। वो उनमें से काफी लोग तो वोटर हैं, मतलब काफी लोग जो हैं वो शायद वोट दे सकते हैं, एक वयस्क नागरिक माने जा सकते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि इन बच्चों को ऐसा इतिहास को हम सिंप्लीफाई करके क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर इतिहास में या फिर हमारे राजनीति विज्ञान में इस मुद्दे को लेकर हिंसा हुई है, खून बहा है, जानें गई हैं, तनाव हुआ है, तो बच्चों को यह पता होना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ है। लोकतंत्र में विवादों का निपटारा हमेशा इतनी शांति से नहीं हो जाता, क्योंकि जो बच्चा ये किताब पढ़ेगा उसको लगेगा यार दोनों पक्षों में विवाद था, दोनों पक्ष कोर्ट गए, कोर्ट ने निर्णय दिया, पूरे देश ने मान लिया, शांति से सब कुछ हो गया। क्या यह सच्चाई है? सच्चाई से थोड़ा अलग है। सच्चाई है, लेकिन इसके अलावा एक और भी सच्चाई है जो आप बच्चे को नहीं बता रहे। वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में हिंसा भी हुई, इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की जानें भी गई। तो क्या आपको बच्चों से ये चीजें छुपानी चाहिए या बच्चों को ये चीजें बतानी चाहिए? ये अपने आप में चर्चा का विषय माना जा सकता है। जैसे एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं, एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं, अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब जो है डीपी सकलानी साहब, डीपी सकलानी साहब का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था इस लेक्चर की तैयारी के लिए। तो डीपी सकलानी साहब ने यही कहा कि हम अपने बच्चों को हिंसा और दंगे के बारे में क्यों पढ़ाएं। भाई डीपी सकलानी जो हैं वो एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि यार अगर हमारे यहां हिंसा हुई है या दंगे हुए हैं तो हम अपने बच्चों को ऐसी बातें क्यों बताएं। हम अपने बच्चों को सकारात्मक नागरिक बनाएंगे, हम अपने बच्चों को अच्छी चीजें बताएंगे ताकि वो हिंसा से दूर जाएं। हम उन्हें हिंसा के बारे में, दंगों के बारे में पढ़ा के हम क्या हासिल कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर याद रखिए सुहास, आपके यहां एक सुहास पालशिकर और योगेंद्र यादव, दोनों बहुत बड़े जाने माने राजनीतिक शास्त्री हैं। योगेंद्र यादव को तो आई एम श्योर आप लोगों ने टीवी वगैरह पर देखा होगा, चुनावों के दौरान वो काफी चर्चा करते रहते हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं ये एनसीईआरटी की किताब के चीफ एडवाइजर हैं। एनसीईआरटी की किताबों में ये चीफ एडवाइजर इनको बनाया गया था पहले जब किताबें लिखी गई थी। तो इन दोनों ने एनसीईआरटी को पत्र लिखकर कहा है कि भैया आपने ये जो किताबें बनाई हैं इनसे हम सहमत नहीं हैं, तो कृपया हमारा नाम आप इन एनसीईआरटी किताबों से हटा लीजिए। जो आप अपनी एनसीईआरटी किताबों में हमको चीफ एडवाइजर बताते हैं, इन किताबों के एडवाइजर हम नहीं हैं। जो पहला वर्जन था उसके एडवाइजर हम थे, जबकि एनसीईआरटी ने इस बार भी जो किताबें छापी है उसमें सुहास पालशिकर और योगेंद्र यादव साहब का नाम जो है वो चीफ एडवाइजर के तौर पे लिखा है। तो इन दोनों ने एनसीईआरटी को कहा है कि आप तुरंत हमारा नाम हटाइए, हम इस तरह की किताबों से जुड़ना नहीं चाहते जो कि आधा अधूरा ज्ञान दे रही हैं, जो कि गलत तरह का, एक तरह से भगवाकृत ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं, उनसे हम नहीं जुड़ना चाहते। तो आप हमारा नाम हटा लीजिए इन किताबों से, वरना हम जो है कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे कि जो किताब हमने लिखी ही नहीं है, जिसपे हमने कोई सलाह ही नहीं दी है, उसमें जबरदस्ती हमारा नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। तो ये तो कुल मिला के आज की बात हुई। लेकिन देखिए, मैंने आपको कहा था मैं आपको भगवाकरण के बारे में बताऊंगा। भगवाकरण का मतलब जो है, जो आरोप लगता आया है वो आमतौर पे ये है कि भारत की राजनीति का या भारत के इतिहास का एक आमतौर पे कहा जाता है एक ऐसा पक्ष भी है जिसको आप ये मानते हैं कि हिंदू वर्ग जो है वो एक भारत का, उसने वही भारत जो है उस वर्ग के, वह वर्ग भारत में ज्यादा सक्रिय रहा है या फिर भारत के लिए उसने अच्छे काम किए हैं, और बाकी सभी लोगों को आक्रांता या फिर जिसको हम कहते हैं एक नकारात्मक लाइट में प्रस्तुत करना, ये जो प्रवृत्ति है इसको भगवाकरण कहा जाता है। और इसके आरोप पहले भी लगे हैं। मुझे याद है जब मुरली मनोहर जोशी साहब मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे वाजपेयी सरकार में, तब भी इस तरह के आरोप लगे थे, अभी भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं। ये एक संतुलन की बात है कि आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों में किस तरह का संतुलन बनाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं एक साफ सुथरा इतिहास पढ़ें, आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हिंसात्मक तथ्यों को ना जाने, या फिर आप ये चाहते हैं कि बच्चे वो जाने जो वास्तविकता में हुआ था। ये निर्णय मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूं। इसमें आप सभी के अपने अपने विचार हो सकते हैं, मैं अपने विचार आप पे थोपना नहीं चाहूंगा। तो ये मैं आपके विजडम पे छोड़ता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को किस प्रकार का इतिहास पढ़ाया जाए। लेकिन अभी के लिए एक बार दोबारा से विवाद एक खड़ा हो गया है।
ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या लगता है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई 20 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे वाला। एजे लाइव कोड लगाना है, भूगोल के साथ शुरू होगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली आपको जो है फीडबैक मिलेगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री मेंस की, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में शामिल होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।